सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, बहुत सारा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये मानकर चलिएगा कि आप लोगों की एक बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी जीएसटी के ऊपर। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5, राइट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जो हमारा चैप्टर नंबर 2 बोलेंगे हम इसको, राइट। आपके मॉड्यूल में, बुक में कोई भी चैप्टर हो सकता है, लेकिन मैं जिस सीरियलिटी से आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर नंबर 2 में मैं बात करूंगा आप लोगों से सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है जी। तो हम यहां पर सप्लाई अंडर जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। चलो तो सभी लोग अपना रजिस्टर निकाल लो, अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो डियर। सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में मैं डियर आप लोगों को सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा, राइट। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग डियर अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इनको सबसे पहले लिख लेना भाई। ये डेफिनेशन डियर पूरे जीएसटी में आप लोगों के काम आने वाली है। तो आप लोग सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जरूर नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड गुड्स। देखो, गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल। गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। और ये जो माल होता है ना, ये बहुत चालू होता है। माल हमेशा बहुत ही चालू होता है। गुड्स ऑलवेज मूवेबल, राइट। समझते हो ना माल के बारे में? हाँ जी समझते हैं। चलो तो लिख लो भाई, गुड्स का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन बहुत काम आएंगी आप लोगों के। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस हैंड रिटन प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे डियर, मैं आपको गारंटी देता हूं सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये हमको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डियर, लगता नहीं है। जब आप लिखकर प्रैक्टिस करते हो डियर, चीजें बहुत जल्दी लर्न होती है। आप करके देखिए इसको। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities. So every kind of movable property other than money and securities. तो भैया मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ दो, बाकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो कैसा भी काइंड हो, बस वो मूवेबल होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़कर। दोस्तों मनी भी चालू होती है, आई नो। आप करेंसी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हो। आप सिक्योरिटीज में डील करते हो, आपके पास फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड्स। तो मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटी को छोड़ दो, ये गुड्स नहीं है, राइट। बाकी हर मूवेबल चीज क्या होती है? गुड्स होती है, राइट। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, आप जब किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हो, आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते हो, तो वहां पर जो स्टेयर्स, मतलब वहां पर जो लिफ्ट होती है, वहां पर जो एस्केलेटर्स होते हैं, दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वो जो लिफ्ट और एस्केलेटर होते हैं वो मूवेबल होते हैं या इमूवेबल? सर वो बहुत जबरदस्त मूवेबल होते हैं। डियर वो मूवेबल नहीं होते। वैसे दिखने में मूवेबल हैं, लेकिन वो एक बार जिस स्ट्रक्चर में फिट हो जाते हैं, अगर आप उनको वहां से हटाओगे तो आपको डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, आपको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे में डियर आप उसको मूवेबल नहीं बोल सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल? दोस्तों मूवेबल का मतलब क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं मूवेबल का मतलब क्या होता है। मूवेबल का मतलब होता है डियर, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सको। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एक प्लेस से
दूसरे प्लेस पर ले जा सको, दैट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट डिसमेंटलिंग, बिना डिसमेंटल किए, राइट। तो लिफ्ट और एस्केलेटर कॉमन स्ट्रक्चर में अगर फिट होएगी डियर, देन इट इज नॉट मूवेबल, वो माल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा लिफ्ट है, कोई ऐसा एस्केलेटर है, जैसे सपोज करो किसी के यहां पर घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें कोई लिफ्ट काम आ रही है, सामानों को मुझे लिफ्ट करा दे, तो वो सामान को लिफ्ट करने में काम आ रही है, तो वो जो चीज होगी ना डियर, उसको आप मूवेबल बोलोगे, राइट। आप जिस क्लास में पढ़ते हो, आप जिस घर में पढ़ते हो, क्या वो मूवेबल होता है? कहीं भी ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते, राइट। तो गुड्स का मतलब समझो भाई, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, याद रखना इस बात को, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। चलिए जी, सेकंड डेफिनेशन, प्रिंसिपल। दोस्तों ये वर्ड बहुत ज्यादा काम आएंगे पूरे जीएसटी में। अच्छा, उस दिन मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, आज बस बता के चल रहा हूं। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, नोट करो भाई इसको। प्रिंसिपल का मतलब होता है अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ, अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एजेंट कैरीज बिजनेस। ओ माय गॉड, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बिहाफ पर एजेंट अपने बिजनेस को चलाता है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। बहुत सारे एजेंट होते हैं डियर दुनिया में जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों वो जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं ना, मतलब उनका एक प्रिंसिपल होता है डियर, और उसके अंडर में बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो अगर आप एजेंट के थ्रू काम करवा रहे हो, देन यू आर प्रिंसिपल माय डियर फ्रेंड्स। और ये कॉन्सेप्ट डियर आपके बहुत काम आने वाला है। और थर्ड डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, परिवार, झुंड। ये जो झुंड होता है, ये जो परिवार के लोगों का झुंड होता है, फैमिली। दोस्तों फैमिली वर्ड बहुत ज्यादा जीएसटी में काम आने वाला है। किसे बोलते हैं फैमिली, कौन आता है फैमिली के अंदर? डियर इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो फैमिली का मतलब होता है, फैमिली मीन्स, क्या मतलब होता है भाई फैमिली का मतलब? पहला पॉइंट लिख लो, स्पाउस। स्पाउस, हाँ जी स्पाउस, हिंदी में बोलते हैं जीवन साथी। देखो साथी बहुत होते हैं, लेकिन जीवन साथी में और साथी में फर्क होता है। आजकल बहुत सारे लोग अपने साथी बना लेते हैं क्लास में, अभी तो क्या है घर पे हो ना, आप तो इतने साथी नहीं बन पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं भैया जीवन साथी की, है ना। तो स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, और उनके छोटे छोटे बच्चे, ओ माय गॉड, चिल्ड्रन। दोस्तों लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि छोटे छोटे, छोटे छोटे हों या बड़े बड़े हों, बच्चे बच्चे होते हैं डियर। आज जब मैं अपने घर से निकलता हूं ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं बेटा गाड़ी ध्यान से चलाइयो। बताओ, इतना बड़ा हो गया हूं लेकिन आज भी मम्मी पापा की नजर में बच्चा ही हूं। मतलब बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी वो बच्चा है। तो लॉ की नजर में डियर हर बच्चा फैमिली का पार्ट माना जाता है। बड़ा हो, छोटा हो, शादी हो गई हो, ना हुई हो, बात चल रही हो, है ना, बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप कमेंट करके डियर मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। चलो, और कौन आता है भाई फैमिली की डेफिनेशन में, लिखो जरा। पेरेंट्स आते हैं, अच्छा, पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, ओहो, दद्दू भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी, दद्दू भी आते हैं। और कौन आता है जी, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। देखो यहां चचेरे ममेरे की बात नहीं हो रही है, कजिन ब्रदर सिस्टर की बात नहीं हो रही है, आपके जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं, है ना। दोस्तों यहां पर ब्रैकेट में एक चीज जरूर लिख लेना, होली, होली और मेनली डिपेंडेंट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पाउस और जो चिल्ड्रन होते हैं, स्पाउस और जो चिल्ड्रन होते हैं, देखो उन्हें तो हमेशा फैमिली का मेंबर मानना है, चाहे वो डिपेंडेंट हो और चाहे वो डिपेंडेंट ना हो। स्पाउस को और बच्चों को तो हमेशा फैमिली मानो,
कुछ भी हो जाए डियर, मानो, मानना पड़ेगा डियर आपको। स्पाउस और बच्चों को तो फैमिली मानना ही मानना है, वेदर वो डिपेंडेंट हो और वेदर वो डिपेंडेंट ना हो। लेकिन जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, ये जो बात मैंने बोली है ना, दिस इज ओनली सेकंड नंबर पॉइंट। जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनको फैमिली तभी माना जाएगा जब वो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट हो। जैसे मैं मिस्टर अमित खांडल हूं तो भाई मेरे लिए फैमिली में कौन आएगा? मेरे बच्चे आएंगे, मेरी वाइफ आएगी, चाहे वो मेरे पे डिपेंडेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर। लेकिन जो बाकी लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ब्रदर है, सिस्टर है, उन्हें फैमिली में तभी माना जाएगा जब वो मेरे ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट होंगे। आई थिंक दोस्तों आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यस सर, हमें बात बहुत जोर से समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं डियर। लोकल अथॉरिटी। दोस्तों ये जो लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन है, ये पूरे जीएसटी में बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोगों के। मैं कई जगह पर लोकल अथॉरिटी वर्ड यूज करूंगा पूरे जीएसटी में। उस दिन मैं ये पूरी डिटेल समझाने या पढ़ाने नहीं बैठूंगा। इसीलिए डियर आज कह रहा हूं ध्यान से पढ़ लो, ये डेफिनेशन बड़े काम की है। बहुत सारे बच्चे इनको छोड़कर चले जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं छुड़वाने वाला आपको। लिख लो इसको, कौन आता है लोकल अथॉरिटी में, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं। पंचायत, अच्छा। सेकंड पॉइंट म्युनिसिपलिटी, ओहो। तीसरा पॉइंट म्युनिसिपल कमेटी, ओके। जिला परिषद, ओहो। पॉइंट नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। फटाफट लिख लो भाई, फिर समझाता हूं। फटाफट लिख लो, फिर समझाता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, ओहो, कंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है जी। इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 6 रीजनल, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अच्छा। पॉइंट नंबर 7 डेवलपमेंट बोर्ड, ओहो। कुल मिलाकर डियर ये वो लोग हैं जिनको लोकल अथॉरिटी कहते हैं। पंचायत हो गई, गए हो कभी गांव में पंचायत होती है, सरपंच होता है वहां पर, है ना? तो वहां पर पंचायत होती है, वहां पर जो है ना क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी होती है शहर में, नगर निगम। हमारे यहाँ जयपुर में नरक निगम बोलते हैं, बताओ। मैंने बोला यार नगर निगम है कि नहीं सर, नरक निगम है, बताओ। जिला परिषद होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। अरे ये सब पता है क्या होते हैं डियर? ये सब लोकल बॉडीज हैं यार, इनके थ्रू काम होता है। सफाई करानी है गली में, ये कराना है, रोड डलवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं? लोकल अथॉरिटी के थ्रू होते हैं डियर। इन सब को हम क्या बोलते हैं? लोकल अथॉरिटी। और ये लोकल अथॉरिटी वर्ड डियर पूरे जीएसटी में बहुत बार आप लोगों के काम आएगा। ओके सर, नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड बिजनेस। ओ माय गॉड, बिजनेस। दोस्तों बिजनेस की डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जीएसटी में डियर बिजनेस वर्ड आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलो जी लिख लो, ये डेफिनेशंस आएंगी आप लोगों के एग्जाम में, क्वेश्चन बन के आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। ट्रेड ले लो, इसमें कॉमर्स ले लो, ये वो कॉमर्स नहीं है साइंस आर्ट्स कॉमर्स नहीं, ये कहीं आप वो समझ लो सब्जेक्ट वाला, नहीं नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ले लो, मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफेशनल को ले लो, प्रोफेशनल, अच्छा। वोकेशन ले लो, वोकेशन, ओके सर। एडवेंचर ले लो, राइट। वैघर ले लो, और सिमिलर एक्टिविटी,
वैघर ले लो और सिमिलर एक्टिविटी को ले लो, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट इट इज फॉर a pecuniary benefit, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैघर और सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट। दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर कौन सा टॉपिक चल रहा है बताओ? अरे सप्लाई वाला चैप्टर चल रहा है। सप्लाई चैप्टर में पहले आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो दोस्तों बिजनेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर जीएसटी में डियर बिजनेस वर्ड को बहुत बड़ा मीनिंग दिया गया है, बहुत ही बड़ा। आप अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स कोई भी कॉमर्शियल काम करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेशनल पर्सन हो, आपका कोई वोकेशन है। सर ये वोकेशन क्या होता है? दोस्तों जब आप विदाउट डिग्री, बिना किसी डिग्री के अगर किसी काम को करते हो, जैसे कोई मैजिशियन है, मैजिक दिखाता है, जादूगर है वो, तो आप उसको बोलोगे बिजनेस कर रहा है। एडवेंचर, आप कोई एडवेंचरियस वर्क कर रहे हो, आप बाजी लगाते हो, वैघर बाजी होती है ना, कई लोग सट्टा खिलाते हैं, जुआ खिलाते हैं। दोस्तों मैं लीगल और इलीगल की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। लीगल है इलीगल है ये बात की बात है, बट यू आर डूइंग बिजनेस, राइट? वेदर और नॉट इट इज फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बेनिफिट कमाना हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव, नाम सुना होगा आपने, उनका पतंजलि स्टोर खुला हुआ है। तो बाबा रामदेव कहते हैं जी मैं भगवान, मैं मतलब मेरे लिए नहीं थोड़ी कमा रहा हूं, मैं ये पैसा जनता के लिए कमा रहा हूं, मेरा कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, मेरे को कमाना ही नहीं है, ये सारी चीजें मेरी सेवा है, मैं तो काम कर रहा हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बाबा रामदेव इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस बिकॉज दे आर डूइंग ट्रेडिंग, they are manufacturing the things. So whether it is for pecuniary benefit or not doesn't matter my dear friends, it should be treated as a business like that, right? चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर बी लिखो, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, राइट? एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, इंसिडेंशियल, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इंसिडेंशियल और एंसिलरी, और एंसिलरी टू ए अबव। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जो कि इंसिडेंशियल है, एंसिलरी है टू दी ए अबव, मतलब कहने का मतलब है जी कि आपने पॉइंट नंबर ए में कोई काम किया और आप उसकी कोई सपोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसकी कोई इंसिडेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसकी कोई एंसिलरी एक्टिविटी कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज, उसे भी माय डियर फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बंदा है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी खोलकर बैठा है। अब आप कहोगे सर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का क्या काम होता है? डियर उसका काम होता है सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना, यह काम होता है डियर जीटीए का, इसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जीटीए बोलते हैं हम उसको। अच्छा दोस्तों जीटीए का मेन काम तो क्या है? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, राइट? उसने साथ में लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी शुरू कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये लोडिंग अनलोडिंग क्या चीज होती है? भैया लोडिंग अनलोडिंग का मतलब होता है, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब होता है कि सामान को उठाना चढ़ाना, उसकी पैकिंग करना, यह काम जीटीए का नहीं है, लेकिन जीटीए ने साथ में यह काम भी शुरू कर दिया। लो जी, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस, दैट इज इंसिडेंशियल एक्टिविटी, दैट इज एंसिलरी टू दी अबव। इंसिडेंशियल और एंसिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी एक्टिविटी,
तो आपका मेन काम, जैसे फॉर एग्जांपल डियर, मेरा मेन काम है क्लासेस देना, आप लोगों को पढ़ाना, साथ में मैंने किताब बनाकर बेचने का, नोट्स बनाकर बेचने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। सो आई एम डूइंग इंसिडेंशियल और एंसिलरी एक्टिविटी। तो मेरा मेन काम तो पढ़ाना है ना भाई, उसके साथ में अगर मैं किताब लिखकर दे रहा हूं या किताब लिखकर बेच रहा हूं तो भी आई एम डूइंग बिजनेस, तो भी दोस्तों मैं यहां पर बिजनेस कर रहा हूं, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर सी, वेदर और नॉट। वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। दोस्तों ये जो काम आपने किया ना, इसमें वॉल्यूम हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो ना हो, कंटिन्यूटी हो ना हो, रेगुलरिटी हो ना हो, इट शुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस। आपको इसे बिजनेस मानना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसे बिजनेस मानना ही पड़ेगा, राइट। ओके सर, व्हाट इज पॉइंट नंबर डी? लिख लो भाई, लिख लो। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट, इंक्लूडिंग कैपिटल असेट एंड सर्विसेज in connection with commencement or closure of, commencement और closure of business। दोस्तों अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो या उसको बंद कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको बहुत सारे कैपिटल गुड्स खरीदने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होती है डियर, बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को बंद करना। तो जब आप स्टार्ट करोगे और जब आप बिजनेस को बंद करोगे उस टाइम भी आपको बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, उसका एक्विजिशन करना पड़ेगा। सो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस। दोस्तों उसे भी बिजनेस कहा जाएगा, उसे भी क्या कहा जाएगा भाई? बिजनेस कहा जाएगा। एंड व्हाट इज पॉइंट नंबर ई? लिखो भाई, प्रोविजन बाई अ क्लब, प्रोविजन बाई अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, फैसिलिटीज और बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। कोई भी क्लब है दोस्तों, कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी सोसाइटी है जो अपने ही मेंबर्स को क्या देती है? फैसिलिटीज देती है, बेनिफिट्स देती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों मैंने अभी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट परचेज किया था आज से 4 साल पहले, यहीं जयपुर के पास में एक आशियाना उमंग के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आशियाना इज अ वेल नोन कंपनी, तो उसका एक प्रोजेक्ट आया था दोस्तों, तो मैंने वहां पर एक फ्लैट परचेज किया था। मैं वहां पर रहता नहीं हूं, मेरा जो नेटिव प्लेस है वहां पर मैं रहता हूं, दिस इज माय पेरेंटल हाउस। मैंने सोचा भाई कभी वीकेंड पर घूमने चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी थी, ओपन एरिया है, जिम है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग, थिएटर है, क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत चीजें हैं दोस्तों।
अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मुझे ये सारी फैसिलिटी वहां पर मिलेंगी नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। लेकिन दोस्तों मुझे महीने का 5 से 6 हजार रुपया वहां जो सोसाइटी है, जो क्लब बना हुआ है, उसको देना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचो डियर, कितनी फैसिलिटीज को अवेल कर पाऊंगा? ये फैसिलिटी डियर अगर मैं इंडिविजुअली अवेल करना चाहूं ना, तो मैं 50,000 रुपए महीने भी अगर खर्च करूं तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं 5,000 रुपए महीने देकर ये सारी फैसिलिटी यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस सोसाइटी का, मैं उस क्लब का मेंबर हूं डियर। तो वो जो सोसाइटी है, वो क्लब है, वो भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। राइट? आपको मेरी बात समझ में आई? हां सर आई, बहुत जोर से आई। चलो पॉइंट नंबर एफ की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर एफ, एडमिशन फॉर आ कंसीडरेशन। एडमिशन फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। दोस्तों अगर आप किसी प्रीमाइसेस में एडमिशन चाहते हो, अगर आपको उस प्रेमाइसेस के अंदर एंटर होना है, अगर आपको उस प्रेमाइसेस के अंदर जाना है, और आपको अगर कोई कंसीडरेशन पे करना पड़ रहा है, आपको वहां पर कोई टिकट परचेज करना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, तो जब आप किसी भी बिल्डिंग में जाओगे, जब आप किसी भी प्रेमाइसेस के अंदर जाओगे, और अगर आपको वहां टिकट खरीदना पड़ेगा, तो वो जो बंदा डियर आपसे पैसे ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है कि वो आपका एडमिशन राइट रिजर्व कर रहा है। आप मूवी देखने जाते हो डियर, पैसे देते हो तो आपकी सीट बुक हो जाती है। दैट इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। सामने वाला क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। जीएसटी की नजर में दोस्तों वो भी बिजनेस है। पॉइंट नंबर जी लिख लो फटाफट से, फिर समझाता हूं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई रेस क्लब। ओहो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई रेस क्लब बाई वे ऑफ टोटलाइजेटर। अच्छा, और आ लाइसेंस टू बुक मेकर, और आ लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अ रेस क्लब बाई वे ऑफ टोटलाइजेटर। दोस्तों रेस क्लब होते हैं जहां पर रेस लगवाई जाती है ना, और इसके लिए डियर एक मशीन होती है जिसको हम टोटलाइजेटर बोलते हैं। टोटलाइजेटर एक मशीन होती है जो वॉच की जैसी होती है, उसके अंदर आप अपना जो भी लकी नंबर है वो आप वहां पर देते हो। या ये काम करवाता कौन है दोस्तों? बुक मेकर करवाते हैं। बुक मेकर का मतलब उसको शॉर्ट में बुकी भी बोलते हैं। बुकी, बुकी नहीं, बुकी। तो बुकी का काम क्या है? अच्छा, ये जो बुकी होता है ये एक लाइसेंस पर्सन होता है डियर, इसके पास लाइसेंस, और ये जो है आपको जो है एक तरह से सर्विसेज देता है। ये अपनी फीस लेगा, आपको वहां रेस क्लब के अंदर अगर आपको कोई रेस में पार्टिसिपेट करवाना है, कोई घोड़े की दौड़ लगवानी है, या आपको कोई गेम खेलना है डियर, तो बुक मेकर होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, क्लब के अंदर होते हैं, वो अपना सर्विस चार्ज लेते हैं डियर। सो दे आर डूइंग बिजनेस। उनका कुछ नहीं जाता डियर, आपका घाटा हो जाता। अगर आप पैसे हार जाते हो डियर तो आप बर्बाद होते हो, टोटलाइजेटर कभी भी बर्बाद नहीं होता। बिकॉज टोटलाइजेटर को क्या मतलब भाई, आप हारो या जीतो उसका कमीशन फिक्स है जो कि उसे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो क्या कर रहा है वो भैया बिजनेस कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है। अच्छा दोस्तों कमेंट करके बता दो ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या आपको? कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज बताओ क्या सब चीजें क्लियर हो रही है, माइंड में जा रहा है सब कुछ? हाँ सर बहुत जोर से जा रहा है, तो कमेंट करके बता दो ना भाई। पॉइंट नंबर एच क्या बोलता है दोस्तों? लिखो, एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट?
or you can say state government, or you can say any local authority, or any local authority engaged as public authorities। तो दोस्तों कोई भी एक्टिविटी जिसको अंडरटेक किया जा रहा है बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई द स्टेट गवर्नमेंट, बाई द लोकल अथॉरिटी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी। सुनो, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या कोई भी लोकल बॉडी है, तो डियर ये लोग भी बिजनेस करते हैं। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेडिसिन्स की दुकान होती है डियर, दवा की दुकान, तो इट कैन बी अंडरटेक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी इज ऑल्सो डूइंग द बिजनेस ऑफ मेडिसिन्स इफ दे आर प्रोवाइडिंग टू द पब्लिक एज अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, सो इसका मतलब वो लोग भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस। सो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू द बिजनेस डियर, राइट? ध्यान रखो इस बात का। तो दिस इज आवर पॉइंट नंबर एच। तो ये हमारा डियर यहां पर बिजनेस का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ट्रेड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में कई बार आ जाती है। आप ट्रेड करोगे, आप कॉमर्स करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोफेशन चलाओगे, वोकेशन चलाओगे, किसी भी तरह का एडवेंचर, वैगर, सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट, इट इज फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट। दोस्तों चाहे वो पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए हो या ना हो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे, दैट इज इंसिडेंशियल और एंसिलरी टू ए अबव। जो ऊपर ए पॉइंट है डियर, उसका अगर आप कोई भी इंसिडेंशियल या एंसिलरी पार्ट करोगे तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस, राइट? अच्छा, वॉल्यूम है नहीं है, फ्रीक्वेंसी है नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है नहीं है, रेगुलरिटी है नहीं है, डजेंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसके बाद डियर सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स हो, खरीदना बेचना, कोई भी क्लब है, एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स को सर्विस देता है। कोई भी प्रीमाइसेस में अगर आप एंटर होते हो, वहां से आपसे फीस ली जाती है। कोई भी सर्विस जो आपको रेस क्लब के थ्रू मिलती है, बुक मेकर के थ्रू मिलती है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस, वो भी बिजनेस है दोस्तों। या कोई भी एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर करेगी, तो इन सब चीजों को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें क्या है भाई? बिजनेस है, राइट? इसके बाद ये हमारा पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करवाने जा रहा हूं, दैट इज इन रिलेशन टू कंसीडरेशन। दोस्तों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म for the GST. While doing the practical question, numerical questions, you should know what is the meaning of consideration, because you have to determine the value. You have to determine the value of supply, and when you determine the value, you should know the definition of consideration. What is the meaning of consideration? So we have to discuss this point, and you should write down in your concept register, राइट? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिखोगे क्या? एनी पेमेंट। लिखो भाई, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, whether in money, whether in money or otherwise, any payment made or to be made, whether in money or otherwise, by the recipient, or
बाई एनी अदर person by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है कोई भी पेमेंट करना। अच्छा, वो पेमेंट आप कैसे भी करो भाई, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी फॉर्म वेदर अदरवाइज बाई द रेसिपिएंट। अच्छा, ये पेमेंट कौन करेगा मैं आपको बताऊं, रेसिपिएंट करेगा। ये पैसे कौन देगा? रेसिपिएंट देगा। और बाई एनी अदर पर्सन, दूसरा पर्सन भी दे सकता है। कंसीडरेशन हमेशा कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा, या रेसिपिएंट के कहने पर कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है, बट शैल नॉट इंक्लूड। ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी विच इज गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सपोज करो आपने अपने घर पर सोलर प्रोजेक्ट लगवाया, यू नो सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें लाइट बनती है डियर, सनलाइट से बिजली बनती है ना। तो आपने अपने घर पर क्या किया भाई, सोलर प्रोजेक्ट लगवाया। अब सोलर प्रोजेक्ट में क्या होता है डियर, सोलर के पैनल्स होते हैं बड़े बड़े, सोलर के बड़े बड़े पैनल्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो सनलाइट होती है वो सोलर पैनल पे डलती है और उससे बिजली बनती है दोस्तों, उससे जो है ना लाइट बनती है, बिजली बनती है। और वो जो लाइट होती है, वो जो बिजली होती है डियर, फिर वो आपके काम आती है। अब ये जो सोलर के पैनल हैं, अब ये जो सोलर के पैनल हैं डियर, ये हमारे 1,00,000 रुपए के हैं मान लो सोलर पैनल, राइट। और इसमें से हमें 30% गवर्नमेंट सब्सिडी है। तो हमें परचेज करने पर ओनली 70,000 पे करना पड़ेगा, 70,000 रुपया हमको पे करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताओ हमारे लिए कंसीडरेशन क्या है, वेदर 1 लाख और 70,000। अच्छा, शॉपकीपर को तो 1 लाख ही मिले हैं, 70,000 मैंने पे किए हैं, 30,000 गवर्नमेंट ने पे किए हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं कंसीडरेशन की बात करूं, अगर मैं यहां पर कंसीडरेशन की बात करूं, तो कंसीडरेशन यहां पर दोस्तों 1 लाख नहीं है, यहां कंसीडरेशन 70,000 है, बिकॉज दिस सब्सिडी इज गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, दो ही नाम है, लोकल अथॉरिटी का नाम नहीं है। अगर लोकल अथॉरिटी सब्सिडी दे रही है डियर, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा कंसीडरेशन में। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, अगर यही सब्सिडी आपको किसी सोसाइटी से, किसी क्लब से, किसी एनजीओ से मिले तो फिर वहां पर आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करके बताओ, वहां पर दोस्तों आप क्या करोगे? प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर ये सब्सिडी आपको क्लब से मिलती, किसी सोसाइटी से मिलती, तो आप क्या करते? तो दोस्तों फिर हम उसको कंसीडर करते, फिर हमारे लिए कंसीडरेशन 1 लाख रुपीस हो जाता, राइट। समझ में आया आप लोगों को? सेकंड पॉइंट लिख लो कंसीडरेशन में भाई, सेकंड पॉइंट भी लिख लो कंसीडरेशन में क्या होता है। लिखो लिखो लिखो, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट एंड फॉरबियरेंस, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। ये क्या होता है सर? दोस्तों कई बार हम कंसीडरेशन मनी के फॉर्म में देते ही नहीं हैं, हम उसको काइंड के फॉर्म में दे देते हैं। जैसे मैंने किसी कार डीलर की ऑडिट करी थी डियर, आज से कुछ सालों पहले, और मैंने उसको बोला भाई मेरी ऑडिट फीस दे दे। अच्छा, मेरी ऑडिट फीस बनती थी 1,50,000। पता है मुझे क्या बोलता है? सर ये टाटा नैनो कार ले लो 1.5 लाख रुपए की। मैंने कहा यार मैं क्यों ले लूं टाटा नैनो कार? कि सर ले लो क्या हो गया? मैंने कहा भाई मेरे क्या काम आएगी?
अब हमारे वहां क्या ऑडिट में कुछ आर्टिकल्स होते हैं डियर जो साथ में जाते हैं ट्रेनिंग के, वो जो अलग ही बीच बीच में, सर ले लो हमारे काम आ जाएगी, हम ट्रेनिंग को चुप करो तुम, बिल्कुल बोलो मत, बिल्कुल बे। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मान लो मुझे 1.5 लाख रुपए की कार मिल गई डियर, है ना, मुझे वहां पर 1.5 लाख रुपए की कार मिल गई, तो क्या वो मुझे पॉकेट में मिली है, फ्री में मिली है वो मेरे को? क्या वो कंसीडरेशन नहीं है? है भाई है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि सामने वाले ने मेरे लिए कुछ एक्ट कर दिया हो। जैसे एक बार क्या हुआ जी, मेरे ऑफिस में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर आए कंसल्टेंसी लेने, रिटर्न भरवाई उन्होंने मेरे से इनकम टैक्स की, मैंने भर दी। तो मुझे कहते हैं सीए साहब आपकी फीस बताओ कितनी है। मैंने कहा सर आपसे क्या फीस लेने की? नहीं बताओ बताओ। मैंने कहा जी मेरे को कोई फीस नहीं लेनी, आप तो बस मेरा ये काम करवा दो जी, हमारे एक फ्रेंड है उनके बच्चे का एडमिशन करवा दो कॉलेज में। कि हो, मैं अभी शिक्षा मंत्री को फोन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ दोस्तों, उन्होंने मेरे को पैसे तो नहीं दिए लेकिन मेरा कोई काम करवा दिया, तो क्या वो काम करवाना कंसीडरेशन नहीं है? यस, वो भी कंसीडरेशन है। क्या कंसीडरेशन हमेशा मनी के फॉर्म में ही होता है? नहीं, कंसीडरेशन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, कंसीडरेशन काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है। और अगर सामने वाला आपके लिए कोई एक्ट करता है, आपके लिए किसी चीज को बियरेंस, आपके लिए बियर करता है डियर, ठीक है, तो दैट वुड ऑल्सो बी कॉल्ड कंसीडरेशन। सर उसका अमाउंट क्या मानेंगे? मॉनेटरी वैल्यू। दोस्तों उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाएगी एंड दैट शुड बिकम द कंसीडरेशन, दैट शुड बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन इसके नीचे एक चीज लिख लेना भैया कंसीडरेशन में, बट आ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ the supply, but a deposit given in respect of the supply not be considered as payment, not be considered as payment unless supplier applies such deposit as consideration for the said supply। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिपॉजिट्स होती हैं उन्हें कभी भी कंसीडरेशन मत मान लेना भाई। डिपॉजिट्स कभी भी कंसीडरेशन नहीं होती, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं होती है भैया, हाईलाइट कर रहा हूं, नॉट कंसीडर्ड एज ए कंसीडरेशन। दोस्तों जैसे सपोज करो, मैंने अपनी बिल्डिंग में एक पीजी बना रखा है ऊपर, सच्ची में बना रखा है डियर, सच बता रहा हूं। वहां पर क्या है, बहुत सारे सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट रहते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, जो बच्चे आते हैं, मान लो जी हमने किसी रूम का रेंट लेना 5,000 रुपए या हमको 3,000 रुपए, जो भी रेंट है अकॉर्डिंग टू द रूम्स। तो हम क्या करते हैं भाई, रेंट 5,000 है क्योंकि आप हमारे यहाँ रह रहे हो, हमारी बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, लेकिन मैं उनसे क्या करता हूं जी, मैं उनसे मान लो सिक्योरिटी मनी रखवाता हूं 1,000 रुपए। अच्छा, वो सिक्योरिटी मनी इसलिए होती है भाई कभी पैसे ना दे, कुछ बच्चे के शरारती भी होते हैं, जैसे मान लो जी कोई नुकसान कर दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, कोई टेबल तोड़ दी, तो उसके लिए हम डिपॉजिट्स रखवाते हैं, या किराया देके नहीं गया। अच्छा दोस्तों, ये डिपॉजिट रिफंडेबल होती है, मतलब सामने वाला जब खाली करके जाएगा तो उसके पैसे उसको दे देंगे, है ना। तो मुझे बताओ डियर, क्या इस 1,000 को कंसीडरेशन माना जाएगा? नो, इट इज नॉट अ कंसीडरेशन, इट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पेमेंट। दोस्तों आप उसको पेमेंट नहीं बोल सकते। हां, अगर वो कल को रेंट पे ना करे और उसका रेंट बाकी है डियर, और मैंने वो रेंट अमाउंट मान लो एडजस्ट कर लिया 1,000 रुपए, वो रेंट अमाउंट मैंने एडजस्ट कर लिया, वो 1,000 रुपया जो था मैंने उसके रेंट से एडजस्ट कर लिया, तो भैया ये जो एडजस्टमेंट मैं यहां पर करूंगा ना 1,000 रुपए का, दैट शुड बिकम
डेफिनेटली ट्रीटेड एज सप्लाई, फिर वो कंसीडरेशन माना जाएगा। तो अगर वो रिफंडेबल है, आपको वापस देना है, जब तक डियर वो कंसीडरेशन की परिभाषा में, डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, नहीं करता है, वो फॉल नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसको यूज कर लेते हो किसी सप्लाई के लिए या उसमें उसको यूज कर लेते हो, देन इट शुड बिकम कंसीडरेशन, देन इट शुड बिकम सप्लाई, राइट। तो ये सारी बात है दोस्तों। सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, दिस इज पॉइंट नंबर 6। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट नंबर यहां पर 6 कंप्लीट हो जाता है। देन व्हाट इज पॉइंट नंबर 7, लिख लो भाई, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम, इसकी डेफिनेशन भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है दोस्तों, लिख लो, मीन्स आ क्लेम टू एनी डेट। पढ़ा होगा डियर आप लोगों ने। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट अगर आपके पास कोई क्लेम करने का राइट है, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स। बट इट शुड नॉट बी सिक्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, ये सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मकान का लोन लिया और आपने मकान के डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वहां बैंक में मोर्गेज किए, तो क्या बैंक आपसे वापस पैसे लेने का राइट नहीं रखता? रखता है, लेकिन दैट इज अ सिक्योर्ड डेप्ट, एंड सिक्योर्ड डेप्ट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम माय डियर फ्रेंड्स। देन व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम्स? कि जो डेप्ट तो है बट सिक्योर्ड नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं डियर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अनरियलाइज रेंट, मकान का किराया है, किराएदार पे नहीं कर रहा, तो आप उससे लेने का राइट तो रखते हो ना, लेकिन कोई सिक्योरिटी थोड़ी है वहां पर, मतलब सामने वाला सिक्योर्ड थोड़ी है, वो सिक्योर्ड नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप उसको एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हो। आपने लॉटरी का टिकट खरीदा 10 रुपीज का, लॉटरी जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। अगर आप जीत जाते हो तो सामने वाले से प्राइज मनी लेने का राइट है ना आपके पास, लेकिन वो कोई सिक्योर्ड थोड़ी है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी मॉर्गेज किए हुए हैं, ठीक है। तो लॉटरी टिकट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है, यू आर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एट रेगुलर इंटरवल्स, तो अगर भगवान ना करे कल को कुछ हादसा हो गया और आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, तो आप लेने का राइट रखते हो ना, लेकिन कोई सिक्योरिटी थोड़ी है भाई वहां पर कोई सिक्योरिटी थोड़ी है। तो वो जो इंश्योरेंस का क्लेम होगा ना भैया, दैट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम, उसे भी हम एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। समझ में आया? यस सर, बहुत जोर से आया। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो भाई, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या होता है भाई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर? दोस्तों आपका लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा डियर, ठीक है। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया। और इसको शेयर कर दो भाई, आप लोगों के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनसे शेयर करो इसको, वीडियो को, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। मजा आएगा आपको, वो आपको कहेंगे यार मजा आया, तूने बहुत अच्छी लिंक भेजी मेरे पास। चलो, प्रोसेसिंग ऑफ, ओ सॉरी, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल और inputs that results, processing of raw material or inputs that results in emergence of a new product having a
डिस्टिंक्ट नेम कॉमा कैरेक्टर एंड यूज। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, किसी भी इनपुट मटेरियल को प्रोसेस करना और प्रोसेस करके कुछ नया बन जाना। कुछ नया बनना चाहिए डियर, कुछ डिफरेंट बनना चाहिए, जिसका डिस्टिंक्ट नेम हो, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, डिस्टिंक्ट यूज हो। इट शुड बी अ न्यू आइडेंटिफाइबल गुड्स। अगर मैं रॉ मटेरियल को काम लेकर अगर फिनिश गुड्स बनाता हूं तो इसके लिए डियर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अपने आप फिनिश गुड्स नहीं बनता है, कभी भी फिनिश गुड्स अपने आप नहीं बनता है डियर, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और वो जो प्रोसेसिंग करने से फिनिश गुड्स बनेगा वो एक अलग बनना चाहिए, उसका डिफरेंट नाम हो, कैरेक्टर हो, यूज हो, देन इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मान लो जी कोई पुराना कंप्यूटर है, आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? नो, पहले भी कंप्यूटर था, आज भी कंप्यूटर है, केवल हमने उसको अपग्रेड कर दिया, उसका प्रोसेसर बदल दिया, उसकी रैम बढ़ा दी डियर, लेकिन इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन हम मार्केट से अलग अलग गुड्स खरीद के लाए, हम मदरबोर्ड खरीद के लाए, हम इलेक्ट्रिक पैनल खरीद के लाए, हम मदरबोर्ड खरीद के लाए और हमने उनको असेंबल करके एक नई चीज बना दी, एक नया आइटम बना दिया डियर, देन इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसे दोस्तों हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। ये भैया मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपको बता दूं ये चीज मैन्युफैक्चरिंग है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, बहुत जोर से आया। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है भाई? ये बड़े काम की डेफिनेशन है डियर, पूरे जीएसटी में काम आएंगी आपके। टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई तो खैर मैं भी पढ़ाऊंगा ही, दिस इज ए बैकबोन ऑफ जीएसटी। लेकिन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? सुनो, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? लिविएबल टू टैक्स। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लग रहा हो। लिविएबल टू टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 है टैक्सेबल टेरिटरी। अब ये टैक्सेबल टेरिटरी क्या चीज आ गई भाई? इसको भी लिख लो, टेरिटरी टू द प्रोविजंस, टेरिटरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है दोस्तों जहां पर इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जहां पर इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उसको हम टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं। जैसे सपोज करो टैक्सेबल टेरिटरी है इंडिया, इंडिया बहुत दूर तक है डियर, आपको पता है कितना बड़ा है इंडिया, ये मेरा इंडिया। अब ये जो इंडिया है दोस्तों इसमें लैंड पार्ट भी है, इसके चारों तरफ पानी है, समुद्र है, उसमें 12 नॉट्रिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो भी इंडिया है, इसमें जो ऊपर हवा है वो भी इंडिया है, जो जमीन के नीचे है वो भी इंडिया है। अच्छा, इंडिया इज टैक्सेबल टेरिटरी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन डियर क्या इस जीएसटी के प्रोविजन श्रीलंका में एप्लीकेबल होंगे, इंडिया वाले जीएसटी के? नहीं। तो श्रीलंका इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जहां पर इस कानून के प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो टैक्सेबल टेरिटरी, मैं शॉर्ट में बोलता हूं टीटी। तो जीएसटी तभी लगेगा डियर जब आपने सप्लाई टीटी में करी हो। अगर आप श्रीलंका जाकर सप्लाई करोगे तो उसको एनटीटी बोलते हैं, वहां जीएसटी नहीं लगेगा आपका। श्रीलंका वाला क्या है डियर उसका मुझे नहीं पता। आप मंगल ग्रह पर जाकर सप्लाई करोगे, क्या मंगल ग्रह टीटी है? नो, मंगल ग्रह एनटीटी है माय डियर फ्रेंड्स।
तो टीटी के अंदर आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर जीएसटी लगता है। एनटीटी नहीं होनी चाहिए भैया, यहां पर एनटीटी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सर्विसेज। दोस्तों ये सर्विसेज क्या चीज है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। व्हाट इज सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स? तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है भाई, लिख लो। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग, सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विसेज का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, कॉमा मनी एंड सिक्योरिटीज। सर्विसेज का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स activities, but includes activities to the use of money, activities to the use of money or its conversion by cash, or by any other mode। सर्विसेज का मतलब है कुछ भी हो सकता है डियर, बस वो गुड्स नहीं होना चाहिए। जो चीज गुड्स है हम उसको सर्विस नहीं बोलेंगे, इट इज अदर देन गुड्स, ठीक है। तो सर्विस में सब कुछ आएगा, जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विसेज है, लेकिन गुड्स कभी भी सर्विस नहीं हो सकती। अच्छा दोस्तों, मनी और सिक्योरिटीज को भी सर्विस नहीं माना गया है। इसका मतलब मनी और सिक्योरिटी दो ऐसी चीजें हैं जो ना तो गुड्स हैं और ना ही सर्विसेज हैं। आपने जब गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर भी मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया था। दोस्तों छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स नॉट सर्विस। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मनी सिक्योरिटी गुड्स तो नहीं है, मनी सिक्योरिटी सर्विसेज भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मनी को यूज करोगे या उसको कन्वर्ट कराओगे या इसको किसी दूसरे मोड में चेंज करवाओगे तो दैट इज कॉल्ड सर्विस। मेरी बात को समझना, मेरे पास 10,000 रुपए है और मुझे उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं किसी करेंसी जो एक्सचेंज करने वाले होते हैं ऑथोराइज बैंक वगैरह वहां पर गया, मैंने कहा जी लो इंडिया के गांधी जी ले लो 10,000, उसने ले लिए और उसने मुझे बदले में अमेरिका के गांधी जी दे दिए। अमेरिका के गांधी जी कौन से हैं भाई? डॉलर दे दिए मुझे डियर, डॉलर्स में पेमेंट हो गया डियर, आई हैव गिवन अ डॉलर पेमेंट, मुझे डॉलर्स में पैसा मिला। अच्छा उसके बदले में उन्होंने मेरे से कमीशन लिया, मेरे से ब्रोकरेज ली डियर। तो अगर मेरे से ब्रोकरेज ली जा रही है, अगर मेरे से कमीशन लिया जा रहा है दोस्त, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इट इज कॉल्ड सर्विस। मैंने अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाया है और मैं उसके बदले में ब्रोकरेज दे रहा हूं, मैं वहां पर कमीशन दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सर्विस। वो सर्विस है दोस्त, उसे हम सर्विस बोलेंगे। सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। वो 10,000 रुपए गुड्स नहीं था, सर्विस नहीं था, लेकिन अगर 500 रुपया कमीशन लगा चेंज करवाने का तो वो सर्विस है। आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, इट इज नॉट गुड्स, इट इज नॉट सर्विस। लेकिन जो ब्रोकर बीच में है, जो कमीशन लेगा, ब्रोकरिंग हाउस होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस आर नॉट गुड्स नॉट सर्विस, बट इफ अगर आप उनको सिक्योरिटीज को चेंज करवाओगे, मनी को चेंज करवाओगे, तो जो ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ेगा दैट वुड बिकम सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और कल से मैं आप लोगों को कुछ और बची हुई डेफिनेशंस भी कंप्लीट करा दूंगा और मैं आप लोगों को सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज बैकबोन ऑफ जीएसटी। जिसने सप्लाई समझ लिया उसको जीएसटी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा।
तो चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, क्या? जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों। शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करोगे तो मुझे अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा, राइट? चलिए जी, थैंक यू सो मच।